दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लिटरेरी थियोरी न्यू हिस्टोरिसिज्म के हवाले से सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, लिटरेरी थियोरीज़ के हवाले से मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी अपलोड की हैं और माशाल्लाह आपकी तरफ से उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप लोग उसको पसंद करते हैं, देखते हैं। तो वो जो वीडियोस मैंने अपलोड की है, अगर इसमें आप में से कोई नया हो तो उसको मैं इसके नाम बताता जाऊँ। न्यू क्रिटिसिज्म है, फॉर्मलिज्म है और स्ट्रक्चरलिज्म है। इन तीनों पर मैंने वीडियोस बना रखी है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो वो भी देख लें। अच्छा दोस्तों, उन तीनों थियरीज़ में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी टेक्स्ट से मीनिंग अखज़ करने के लिए उस टेक्स्ट के अतर के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है और ना ही उस एज और कल्चर की जो सोशियो इकनॉमिक हालात है या जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर ही मीनिंग मौजूद होती है। या मुख्तलिफ़ किस्म के जो फार्म्स होते हैं और या जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसी से हमें नई मीनिंग का पता चल जाता है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अपने उन तमाम वीडियोस को रद्द करेंगे। यानी न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है ये उन तमाम वीडियोस के बिल्कुल उलट है। इस थियोरी में क्रिटिक्स क्या करते हैं, वो किसी भी टेक्स्ट को जब समझने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड यानी जो पस मंज़र होता है उसको देखते हैं। उस दौर के जो खसूसियात होते हैं उसको वो देखते हैं जिस दौर में उस टेक्स्ट को लिखा गया होता है। ये क्रिटिक्स ऐसा क्यों करते हैं? वो ये इसलिए करते हैं कि अपने दौर के हालात, चाहे वो मुआशरती हालात हो, समाजी हो, इक़्तिसादी हो या तारीख़ी हो, उससे मुतासर होकर ही कोई अतर टेक्स्ट को लिखता है। लिहाजा किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए उस दौर के हालात को समझना नहायत ज़रूरी है। उस तारीख़ी पस मंज़र को सामने रख कर और अतर के जो मुआशरती, मुआशी, इक़्तिसादी और तारीख़ी हालात हैं उसको सामने रख कर जब किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज़ किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसकी मुख्तसरन अल्फाज में तारीफ़ करें या इसको बयान करें तो वो इस तरह होगा: न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ अ स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच फोकसेस ऑन द हिस्टोरिकल, social and cultural context of the text in which that literary work is produced। ठीक है, यानी वो जो टेक्स्ट लिखा गया है वो किन कंटेक्स्ट के अंदर लिखा गया है और वो कंटेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सी है। हम देखेंगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को देखेंगे, सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट को हम देखेंगे, तब जाकर हम उस लिटरेरी वर्क को समझेंगे या उसे नई मीनिंग निकाल सकेंगे। मसलन ओलिवर ट्विस्ट को आप देखें तो इसी नावल में उस दौर के जो इंग्लैंड के जो सियासी, सकाफती और समाजी हालात है उसका ज़िक्र मौजूद है। तो जिन क्रिटिक्स को या जिन रीडर्स को उस दौर के हालात का पता ना हो कि उस दौर में इंग्लैंड के सियासी हालात कौन से थे, सकाफती हालात कौन से थे और समाजी हालात कौन से थे, अगर वो उसको पता हो तब उसको ओलिवर ट्विस्ट को वो समझेगा और उससे अच्छी तरीके से जो है मीनिंग निकाल सकेगा। अदरवाइज़ ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा जी, अब आते हैं इस थियरी के जो लीडिंग क्रिटिक्स हैं उसके हवाले से चंद एक नाम है जिसका आपको इल्म होना ज़रूरी है। सबसे पहले है स्टीफन ग्रीनब्लैट, ठीक है, और उसके बाद है J.W. लीवर। ये दोनों नहायत अहम है। स्टीफन ग्रीनब्लैट जो है उसने 1980 में एक बुक लिखी जिसका नाम था रेनेसां सेल्फ फैशनिंग फ्राम थॉमस मोर टू शेक्सपियर। इस बुक में ही उसने न्यू हिस्टोरिसिज्म के वर्ड को क्वाइन किया। ग्रीनब्लैट मिशेल फोको की जो थियोरी है उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको इसकी समझ आ गई होगी इस थियोरी की। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।